हेलो बच्चों, आज हम ज़ैंथोफाइसी के एक सदस्य वाउचेरिया के बारे में जानेंगे। वाउचेरिया मुख्यतः ज़ैंथोफाइसी के अंतर्गत आने वाला सदस्य है जो पीली हरी शैवाल के नाम से जाना जाता है। इसमें क्लोरोफिल ए और ज़ैंथोफिल की मात्रा अधिक होती है। इस कारण इसे ज़ैंथोफाइसी के अंतर्गत रखा गया है। ज़ैंथोफाइसी के सामान्य लक्षणों के बारे में यदि जानना चाहेंगे तो ज़ैंथोफाइसी का सदस्य मुख्यतः फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये इनका प्लांट बॉडी सुकायवत होता है और किसी भी सबस्ट्रेटम जैसे चट्टान या पत्थर आदि से चिपका हुआ रहता है। इसकी कोशिका जो होती है वो एक कोशिकीय और बहुनाभिकीय होते हैं, अतः इसे सिनोसिटिक प्लांट बॉडी कहते हैं। सभी केंद्रक कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। कोशिका द्रव्य के सेंटर में एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसमें क्रोमेटोफोर्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल इत्यादि वर्णक पाए जाते हैं। इसमें पैरानॉइड का अभाव होता है। भोज्य पदार्थ मुख्यतः ल्यूकोसिन और तेल की बूंदों के रूप में संग्रहित रहता है। अलैंगिक प्रजनन जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, माइक्रोसिस्टिस, राइजोसिस्ट के द्वारा होता है। लैंगिक प्रजनन इनमें समयुग्मजी, विषमयुग्मजी और अंडयुग्मकी प्रकार का इनमें रिप्रोडक्शन होता है। ये तो हो गया बच्चों ज़ैंथोफाइसी के सामान्य लक्षण। अब हम आते हैं वाउचेरिया। वाउचेरिया भी स्वच्छ जल में पाया जाने वाला एल्गी है और इसकी खोज सर्वप्रथम 1803 में वाउचर नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसे उन्होंने एक्टोडर्मा कहा। इसके पश्चात डेकेंडोले ने 1905 में इसका नाम बदलकर वाउचेरिया रखा। इनकी बॉडी नालवत होती है और इसीलिए या फिर ये कह सकते हैं कि इनकी बॉडी जो होती है वो साइफोनस होती है, सिनोसिटिक होती है और ऊगेमस प्रकार के इनमें प्रजनन पाया जाता है। इस आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। तो अतः इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, डिवीज़न ज़ैंथोफाइटा, क्लास ज़ैंथोफाइसी, ऑर्डर हेट्रोसाइफोनिल्स, फैमिली वाउचेरिएसी और जीनस वाउचेरिया के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाउचेरिया का अकरेंस या प्राप्ति स्थान। जीनस वाउचेरिया के लगभग 54 स्पीसीज प्रेजेंट है, जिसमें से 9 स्पीसीज भारत में पाए जाते हैं और बहुत से स्पीसीज इसके टेरेस्ट्रियल या स्थलीय होते हैं। कुछ स्थलीय होते हैं और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो एम्फीबियंस या उभयचर की भांति बिहेव करते हैं। अब देखते हैं इसका सुकाय या फिर थैलस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। इनका थैलस का स्ट्रक्चर बेलनाकार, येलोइश ग्रीन, नलिकाकार और शाखित होता है। इनका थैलस किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ चिपका हुआ रहता है और इसके सबस्ट्रेटम को हम हेप्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। वायुवी हरा सीधा भाग शाखित होता है। वाउचेरिया का सुकाय यूनिसेलुलर, नॉन सेप्टेड, मल्टीन्यूक्लिएट होता है, मतलब एक कोशिकीय, पट्ट रहित और बहुनाभिकीय इनका सुकाय होता है। अतः इनकी प्लांट बॉडी को हम सिनोसिटिक प्लांट बॉडी या थैलस कहते हैं। इनमें एक पतली सेल वॉल की भित्ति पाई जाती है जिसमें सेलुलोज और पैक्टिक पदार्थ प्रेजेंट रहता है। इनके पेरिफेरल यदि हम इनके पेरिफेरल रीजन का, परिधि रीजन का या फिर एक टीएस सेक्शन कटिंग करके देखते हैं तो जैसा ये गोलाकार संरचना आपको दिखाई दे रहा है उसी प्रकार इसमें गोलाकार संरचना जो है दिखाई देता है, जिसमें सेंटर में एक वैक्यूल प्रेजेंट है और वैक्यूल के चारों ओर साइटोप्लाज्म
उपस्थित है। इसी के बीच में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा और इसके चारों ओर भित्ति उपस्थित है। तो ये इसकी प्लांट बॉडी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्लांट बॉडी का, जो अभी मैं आप लोग को बताई हूँ कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसमें मुख्यतः पैरानोइड एब्सेंट होगा। इनमें वाउचेरिया में पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल की मात्रा अधिक होने के कारण इसको ज़ैंथोफाइसी का सदस्य में ज़ैंथोफाइसी के अंतर्गत लिया गया है। इनमें रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल के रूप में रहता है, जो कलरलेस ड्रॉपलेट्स के रूप में साइटोप्लाज्म बिखरा हुआ पाया जाएगा। इनका प्लांट बॉडी साइफोनस होता है और किसी भी होल्ड फास्ट से अटैच रहता है। इसके बाद हम देखते हैं रिप्रोडक्शन, प्रजनन। प्रजनन वाउचेरिया में मुख्यतः 3 विधियों के द्वारा प्रजनन होता है। पहला है वर्धी प्रजनन, दूसरा है अलैंगिक प्रजनन और तीसरा है लैंगिक प्रजनन। पहला हम आते हैं वर्धी प्रजनन में। वर्धी प्रजनन में मुख्यतः विखंडन विधि के द्वारा इनमें प्रजनन पाया जाता है। विखंडन विधि का अर्थ होता है कि सुकाय किसी कारणवश खंडों में विभाजित हो जाता है या टूट फूट के कारण प्रत्येक भाग एक नए थैलस का निर्माण करता है। इसके बाद आते हैं अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में आप देखेंगे कि इसमें मुख्यतः 3 विधियों के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। पहला है जूस्पोर्स के द्वारा। इसमें जो जूस्पोर का निर्माण होता है वो जूस्पोर, आप देखेंगे यहाँ पे जूस्पोर है, ये इस जूस्पोर का निर्माण इस जगह पे हुआ है। इसमें एक थैलस का एपेक्स रीजन या सबसे ऊपर का पोर्शन अपने आकार में वृद्धि करता है। एक सेप्टा का निर्माण हो जाता है, जैसे यहाँ पे एक सेप्टा का निर्माण हुआ है। सेप्टा के निर्माण के पश्चात ये सेप्टा बाकी थैलस से अलग दिखाई देता है और इसके बाद एक जूस्पोरेंजियम के अंदर, मतलब ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम जूस्पोरेंजियम कहते हैं। एक जूस्पोरेंजियम के अंदर केवल एक ही सिनजूस्पोर का निर्माण होता है और सिनजूस्पोर भी मल्टीन्यूक्लिएट होता है और हर एक केंद्रक से 2 फ्लैजेला निकलता है और इसी प्रकार से ये सिनजूस्पोर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद कुछ समय पानी में तैरने के पश्चात ये रेस्टिंग स्टेज में आएगा। रेस्टिंग स्टेज में आने के पश्चात ये अंकुरित करके एक नया थैलस का निर्माण करता है। ये हो गया अलैंगिक प्रजनन का जूस्पोर के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लेनोस्पोर के द्वारा। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है येलो कलर, जिसमें मैं येलो कलर से प्रदर्शित कर रही हूँ, इसमें आप देखेंगे कि जिस प्रकार से सिनजूस्पोर का निर्माण हुआ था उसी प्रकार से एप्लेनोस्पोर का भी निर्माण होगा। वो भी स्पोरेंजियम के अंदर उसका निर्माण होगा और परंतु दोनों में केवल एक ही अंतर होता है कि सिनजूस्पोर में चारों ओर फ्लैजेला उपस्थित होता है परंतु इसमें किसी भी प्रकार का फ्लैजेला उपस्थित नहीं है। अब इसके बाद ये कुछ समय तैरता तो नहीं है, कुछ समय के बाद ये किसी होल्ड फास्ट से चिपक कर एक नया थैलस का निर्माण करता है। नेक्स्ट आते हैं हम इकाइनिड्स का। इकाइनिड्स या फिर जिसे हम कहेंगे हिप्नोस्पोर्स के द्वारा। हिप्नोस्पोर्स या इकाइनिड्स एक अचल जीवाणु होता है, अचल जो थैलस के कई भागों में बंटने के पश्चात अनुप्रस्थ पट्ट के निर्माण के पश्चात जिलेटिनस लेयर का निर्माण हो जाता है और कई खंडों में विभक्त हो जाता है। इस स्थिति को हम ग्रांगोसिरा स्थिति कहते हैं और ये प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर, प्रोटोप्लाज्म कई खंडों में बंट गया। अब इस प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर चारों ओर 3 से 4
3 से 4 लेयर का परत बन जाता है और ये इनका निर्माण जो होता है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। कुछ समय के पश्चात ये इसकी दीवार फट जाने के बाद स्पोर्स बाहर आते हैं। स्पोर्स या तो सीधे अंकुरित कर लेंगे अथवा सिस्ट का निर्माण करेंगे। यदि सिस्ट का निर्माण होता है तो कुछ समय रेस्टिंग स्टेज आने के पश्चात इस प्रकार से सिस्ट का निर्माण हुआ। रेस्टिंग स्टेज के पश्चात ये अंकुरित होते हैं। अंकुरित करके ये नया पौधे का निर्माण करता है। ये हो गया रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाउचेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous या अंडयुग्मकी प्रकार का होता है, जिसमें नर प्रजननांग को या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एंथ्रेडिया कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम oogonia कहते हैं। यहाँ पर जो निर्माण दिखाया गया है वो दोनों साथ साथ एक ही थैलस में निर्माण दिखाया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि एंथ्रेडियम और oogonia का निर्माण इनमें थैलस में किस प्रकार से हो रहा है। तो स्पीसीज इसके वाउचेरिया के अधिकांश स्पीसीज मोनोशियस या द्विलिंगाश्रयी होते हैं। इसका अर्थ है कि नर एवं मादा प्रजननांग एक ही सुकाय में वृद्धि करते हैं। अब इसमें सुकाय का भाग बाकी थैलस से थोड़ी उभार के रूप में वृद्धि करता है और वृद्धि करने के पश्चात नलिकाकार संरचना बनाते हुए एक हुक के समान स्ट्रक्चर या संरचना का निर्माण करता है। और यहाँ पर जो हुक के समान संरचना दिखाई दे रहा है यही एंथ्रेडिया है, जिसके अंदर अनगिनत एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होगा। अब ये हुक के समान संरचना का अग्रभाग आपको दिखाई दे रहा है कि बाकी भाग से वो क्षेत्र अलग है, क्योंकि उस जगह पे सेप्टा का निर्माण नहीं होता। उस जगह पर सेप्टा का निर्माण हो जाता है। सेप्टा का निर्माण होने के कारण ही ये बाकी जगह से अलग दिखाई दे रहा है। इस जगह पे ही बहुत सारे एंथ्रेडियम का निर्माण होगा। ये एंथ्रेडियम बाइफ्लैजिलेट होता है। बाइफ्लैजिलेट होने के साथ साथ इनके सबसे ऊपर छोर पर एक पोर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण सारे एंथ्रेडिया बाहर आ जाते हैं। अब देखते हैं oogonia का किस प्रकार से इसका निर्माण हो रहा है। oogonia का निर्माण के लिए भी इस जगह पर आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा उभार के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। ये उभार धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इसमें से कोई एक कोशिका वृद्धि करके एग कोशिका की भांति बिहेव करेगा। अब ये एग कोशिका के ऊपर के छोर में आप देख रहे होंगे कि एक बिग के समान स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, जिसे हम पोर कहते हैं। पोर है ये, और इसी पोर के जरिए जितने भी एंथ्रोजोइड्स है वो इस oogonia के अंदर प्रवेश करेगा। प्रवेश करने के बाद एग सेल को फर्टिलाइज करेगा और फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट का निर्माण होगा। यहाँ पे इस जगह पे जिस एंथ्रोजोइड्स का निर्माण इस प्रकार से हुआ है, ये जो कुछ कोशिकाएं, कुछ न्यूक्लियाई या केंद्रक दिखाई दे रहा है, इसे हम एंथ्रोजोइड्स कहते हैं। और यही एंथ्रोजोइड्स एग सेल को फर्टिलाइज करके इस जगह पर जाइगोट का निर्माण किया है। जाइगोट के निर्माण के पश्चात वो जाइगोट कुछ समय पानी में उपस्थित रहता है, फिर किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ चिपक कर जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेटिंग ट्यूब बनाएगा और जर्मिनेटिंग ट्यूब बनाने के पश्चात ये एक यंग थैलस का निर्माण करता है। अब हम आते हैं वाउचेरिया के लाइफ साइकिल में कि उनका लाइफ साइकिल किस प्रकार से होगा। जो अभी तक हम अध्ययन किए हैं उन सबको एग्जाई करके इनका लाइफ साइकिल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे सेंटर में आपको दिख रहा होगा ये वाउचेरिया का ब्रांच्ड थैलस है, जो सिनोसिटिक प्रकार का है। इसमें एक तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया गया है और दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे अपेक्स रीजन का थैलस सिनजूस्पोर का निर्माण कर रहा है। सिनजूस्पोरेंजियम से बाहर आने के पश्चात कुछ समय तैरने के पश्चात
रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है। रेस्टिंग स्टेज में आने के पश्चात किसी भी होल्ड फास्ट से चिपक कर ये अंकुरित करेगा और अंकुरित करने के बाद एक नया थैलस का निर्माण कर रहा है। उसी प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि एक ही थैलस में यहाँ पे एंथ्रेडियम और oogoनियम का निर्माण हुआ है। एंथ्रेडियम और oogoनियम के निर्माण में एंथ्रेडियम इस जगह पे लिबरेट बाहर निकला है। बाहर निकलने के पश्चात जाइगोट का निर्माण हुआ है। जाइगोट कुछ समय पानी में रहने के पश्चात ये किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ चिपक कर अंकुरित होगा और अंकुरित होने के पश्चात एक नया थैलस या नया वाउचेरिया का निर्माण करेगा। थैंक यू।